पिछले कुछ सालों से आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूं और आपको बोलता हूं कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है, ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है, पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आए। आइए आप सर। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वो मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। साथियों, जिस प्रकार गांधी जी और अम्बेडकर में मतभेद थे और अंग्रेजी शासन इस बात को नहीं सिद्ध कर पा रहा था कि गांधी जी आखिर दलित समुदाय के प्रतिनिधि हैं या डॉक्टर अम्बेडकर साहब दलित समुदाय के प्रतिनिधि हैं, तो साथियों वही स्थिति आज जनता के शासन में, लोकतंत्र में जनता के प्रति यानी कि दलित समुदाय के प्रति हो गई है। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों ही दलितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती हैं, लेकिन दलित समुदाय नहीं पहचान पा रहा है कि आखिर हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या मायावती जी प्रतिनिधित्व कर रही हैं या आकाश आनंद जी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आकाश आनंद जी ने बताया कि एक व्यक्ति है जो हमारे युवा साथियों पर मुकदमे दर्ज करवा देता है सड़कों पर उतार करके। तो साथियों, आपको बता दूं कि आकाश आनंद जी तो सड़कों पर उतरे ही नहीं, लेकिन उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे उनके बसपा से पद भी हटाए गए हैं। तो आकाश आनंद जी का किसी हद तक कहना ठीक था कि वह व्यक्ति
हमारे युवाओं से नौकरियों को छीन रहा है, यानी कि आकाश आनंद जी की नौकरी छीन ली। एफआईआर दर्ज हुई आकाश आनंद जी पर, तो उनकी नौकरी यानी कि पदों से बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हटा दिया गया। लेकिन साथियों, यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि आकाश आनंद जी जब आज़ाद समाज पार्टी के प्रतिनिधि चंद्रशेखर आज़ाद जी पर फायर होते हैं तो उनको पद से नहीं हटाया जाता, बल्कि वह भारतीय जनता पार्टी पर फायर होते हैं और विवादित बयान जो देते हैं उसके बाद में एफआईआर होती है और तब जाके आकाश आनंद जी को उनके पदों से हटाया जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है साथियों कि असली प्रतिनिधि जो है बहुजन समाज का, दलित समुदाय का, वह 4 जून को पता चलेगा कि कौन है। जैसा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिली थी और 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी, अब वो भी गठबंधन के साथ में। तो अब 2024 का जो चुनाव है उसमें यह सिद्ध हो जाएगा कि कौन असली प्रतिनिधि है सत्यशोधक समाज का, बहुजन समाज का, दलित समुदाय का। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी लीड कर रहे हैं। तो साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 में नगीना सीट से यदि चंद्रशेखर आज़ाद जी लीड करते हैं, हम जीत की बात नहीं कर रहे, अगर बसपा से आगे उनके वोट निकलते हैं तो यह सिद्ध हो जाएगा 4 जून को कि दलित समुदाय का, सत्यशोधक समाज का, बहुजन समाज का असली प्रतिनिधि चंद्रशेखर ही हैं। और यदि बहुजन समाज का वोट नगीना सीट पर ज़्यादा आता है तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि चंद्रशेखर दलित समुदाय के, सत्यशोधक समाज के, बहुजन समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं। यह जनता तय करेगी। वह तो आपस में लड़ रहे हैं, नेता हैं जो मायावती जी हैं, आकाश आनंद जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, यह तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जनता तय करेगी। क्योंकि नगीना सीट पर बहुजन समाज पूरे देश भर से चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचा है। वहां पर सभी बहुजन समाज के लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में प्रचार किया है और बहुजन समाज पार्टी यदि लीड करती है तो बहुजन समाज पार्टी को ही समझा जाएगा कि यह असली प्रतिनिधि हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी को फिर नहीं समझा जाएगा कि यह दलित समुदाय के, सत्यशोधक समुदाय के, बहुजन समाज के असली प्रतिनिधि हैं। तो साथियों, देखते हैं हम 4 जून तक कि कौन है असली प्रतिनिधि। यह जनता तय करेगी, ना कि नेता। ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वो चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। मेरे ऊपर आरोप लगाते रहे कि चंद्रशेखर मुकदमे दर्ज कराते हैं। शायद पहली बार उनको एहसास हुआ होगा कि भाई सरकार से जब आप लड़ते हो, सरकार के खिलाफ आप बोलते हो। अभी तो सरकार की उनकी मिली जुली जुगलबंदी चल रही थी, पहली बार बोले हैं सरकार के खिलाफ, कुछ कड़वा बोले हैं, तो उनको एहसास होगा कि उन पर उनके 30 अन्य साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो सच बोलने पे सरकार मुकदमे लगाती है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये इस बात का एहसास उनको पहली बार हुआ होगा। और मैं बड़ा चिंतित हूँ कि जिस तरह से लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी जी को जो है ज़मीनी सच्चाई से अवगत नहीं होने दिया, तो पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं कौन आकाश जी के छोटे भाई है मेरे, उनके भाषण लिख के दे रहा है जो उनको इस तरह के आक्रामकता दिखाने का कर रहा है। ये आक्रामकता चुनाव के बाद भी रहनी चाहिए। 5 साल जनता पे, समाज पे बड़ा शोषण होता है, तब शायद समझ आया। अब चुनाव में तो अपने मंच पे खड़े होकर खूब इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये मैं समझता हूँ कि
वो इनका हितैषी नहीं है जो इस तरह की भाषा शैली प्रयोग करने को उनको कह रहा है। उनको लगता है कि नकल करके वो एक अच्छे जो हैं फायर ब्रांड नेता दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि इस मुकदमे के बाद शायद एहसास हुआ होगा। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।